स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल ग्लोबल यूट्यूबर में। आज हम यात्रा करने वाले हैं दिल्ली से भोपाल, जो कि लगभग 790 किलोमीटर की जर्नी रहेगी। और ये यात्रा हम करेंगे हमारी विंसर ईवी के द्वारा। देखते हैं इसकी रेंज कितनी है और कितनी जगह पे हमें इसे चार्जिंग करने के लिए रुकना पड़ता है। अभी मैं निकला हूँ द्वारका सेक्टर 10 से, जो कि साउथ वेस्ट दिल्ली में है। और यहाँ से हम निकल रहे हैं द्वारका एक्सप्रेस वे पर और वहाँ से आगे जाएंगे भोपाल के लिए। सुबह के 9 बजे हैं और हम निकल पड़े हैं दिल्ली से भोपाल की यात्रा पर। दोस्तों, हम लोग पहुंचने वाले हैं भरतल चौक और यहाँ से सीधे हम लेंगे द्वारका एक्सप्रेस वे। और द्वारका एक्सप्रेस वे की जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड टनल है उससे होते हुए हम जाएंगे गुरुग्राम की ओर। आ चुके हैं हम द्वारका एक्सप्रेस वे पर और पहुँचने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेस वे टनल के भीतर। ये द्वारका एक्सप्रेस वे टनल है। इसे बड़ी खूबसूरती के द्वारा NHAI के द्वारा बनाया गया है और इसे अभी हाल ही में लगभग 6 माह पूर्व आम लोगों के लिए खोला गया है। द्वारका एक्सप्रेस वे टनल के ऊपर मैंने एक अलग से ब्लॉग बनाया है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। एक बार फिर से देखिए टनल का खूबसूरत नज़ारा। इस टनल के 3 एग्जिट पॉइंट हैं। लेफ्ट में आप देख सकते हैं, आप IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल T3 जा सकते हैं और जिन्हें सीधे जाना है वो धौला कुआं के लिए जा सकते हैं। और यदि आप गुरुग्राम के लिए जाना चाहते हैं तो आप राइट लेकर के गुरुग्राम की ओर जा सकते हैं। तो कृपया यहाँ पर थोड़ा आप सावधान रहिए, क्योंकि आपकी जरा सी चूक से आप गलत लेन पर जा सकते हैं और फिर वहाँ से वापस आना काफ़ी मुश्किल भरा काम हो सकता है। ये टनल समाप्त हो रही है शिव मूर्ति महिपालपुर एरिया में और यहाँ से हम राइट लेकर के जाएंगे गुरुग्राम की ओर। आप होल्डिंग पर देख सकते हैं गुरुग्राम सीधे और धौला कुआं लेफ्ट में, और हम जाएंगे यहाँ से सीधे गुरुग्राम की ओर। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस बाउंड्री वाल ये जो दिखाई दे रही है, इसके पीछे है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम प्रवेश कर चुके हैं गुरुग्राम की ओर जाने वाली टनल के भीतर और ये टनल एग्जिट करेगी एम्बियंस मॉल के नज़दीक। चलिए बने रहिए हमारी इस यात्रा पर, जो रहेगी दिल्ली से भोपाल तक की। लगभग 12 से 13 घंटे या फिर उससे ज़्यादा की ये यात्रा हमारी होने वाली है, जिसे हम एक दिन में कवर करेंगे। आज 25 दिसंबर है, आज क्रिसमस का दिन है। आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन नेशनल हॉलिडे होने के कारण भी आज देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक अभी सुबह 9:30 बजे के बीच यहाँ गुरुग्राम की ओर है। जब छुट्टी के दिनों में इतना ट्रैफिक यहाँ पर है तो आप समझ सकते हैं कि वर्किंग डे पर यहाँ पर कितना ट्रैफिक होता होगा। उसी चक्कर में पूरी आपकी सामने आपको बोर्ड दिख रहा है मुंबई एक्सप्रेस से। सोहना यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। हम आ चुके हैं गुरुग्राम और प्रवेश कर चुके हैं गुरुग्राम के भीतर। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे साइबर सिटी। हम पहुंचने वाले हैं सोहना और ये देखिए मेरे बाईं ओर सरसों के लहराते हुए खेत काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। आज जब हम दिल्ली से निकले तो कोहरा बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि इन दिनों दिल्ली में काफ़ी कोहरा छाया हुआ है और परसों बहुत ज़्यादा कोहरा था, लेकिन आज दिल्ली में कोहरा जो है ना के बराबर है। और आप देख सकते हैं सड़क में भी अभी
ये लगभग 10 बजने वाले हैं, लेकिन कोहरा बिल्कुल भी नहीं है, तो विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर है। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में और देखिए मेरी इस जर्नी को जो रहेगी दिल्ली से भोपाल, जिसे कि हम 13 से 14 घंटे में एक ही दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, आप देख सकते हैं। सामने रोड, उसके पीछे सरसों के पीले लहलहाते हुए खेत और उसके पीछे सुंदर पहाड़ी जिस पे हल्का सा कोहरा छाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ पे पैदा कर रहा है। भरतपुर और अलवर हम पहुंचने वाले हैं। लगभग 500 मीटर की दूरी पर बता रहा है कि अलवर। दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं अलवर के करीब से। अलवर जो कि राजस्थान में है और अलवर फेमस है अपने भानगढ़ फोर्ट के लिए, और यहाँ पे एक अलवर फोर्ट भी है जिसे बाल किला भी बोलते हैं या बाला किला भी कह सकते हैं आप, जिसे प्रताप सिंह दरुका द्वारा 1775 में निर्मित किया गया था। तो दोस्तों बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। दोस्तों लगभग 2.25 घंटे का सफ़र हम तय कर चुके हैं और अलवर से आगे निकल चुके हैं। यहाँ पे एक रेस्ट एरिया है और यहाँ पर हम देखेंगे कुछ चाय या कॉफ़ी पिए, और एक फूड कोर्ट भी यहाँ पर है सुंदर सा, आपको दिखाता हूँ बाहर। यहाँ पे चार्जर भी होगा। फूड कोर्ट इंडियन चाइनीज साउथ इंडियन राजवाड़ा होटल। और देखते हैं कुछ, हाँ वो सामने चार्जिंग स्टेशन है। स्टेशन भी है, क्या करूँ? कर सकते हैं। अरे एक वेंचर लगी हुई है शायद। देखते हैं, ईवी चार्जिंग स्टेशन भी है यहाँ पे। चार्जिंग अभी जस्ट लगी है क्या? और भी? हाँ वो कर रहा है चार्ज। और भी हैं क्या? 2 हैं। 2 हैं, पूछ लो अवेलेबल है तो। उस तरफ भी लगी हुई है भाई, वो दूसरी वाली वेंचर। ये राजवाड़ा या तो कॉफी रेस्टोरेंट है। हाँ कॉफी लेके निकलते हैं। कहाँ पे? काफी भीड़ भाड़ है यहाँ पे। अभी हम आ चुके हैं नथिंग बिफोर कॉफ़ी शॉप में, और यहाँ से हम ले रहे हैं कॉफ़ी, और फिर कॉफ़ी लेते हुए हम जाएंगे अपनी जर्नी पर, जो फिर से रहेगी मुंबई एक्सप्रेस वे पर भोपाल के लिए। और एक काफ़ी खूबसूरत जगह है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर रुके हुए हैं और ब्रेकफास्ट का आनंद ले रहे हैं, और हम ले रहे हैं कॉफ़ी नथिंग बिफोर कॉफ़ी से। एक बार फिर आपको इस पूरे फूड एंड रेस्ट एरिया का एक व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी संख्या में यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और कॉफ़ी शॉप्स हैं, और काफ़ी बड़ी पार्किंग है। ये देखिए, चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप अपनी गाड़ी को ईवी चार्ज भी कर सकते हैं। और सामने दिख रहा है आपको मुंबई एक्सप्रेस वे, और पीछे दिख रही हैं आपको अरावली हिल्स। हमारी कॉफ़ी आ चुकी है हमारे हाथ में, और हम निकल चुके हैं फूड कोर्ट से और वापस आ गए हैं हाईवे पर। दोस्तों दिन के 12 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं अजमेर। अभी आपको दिखाता हूं बाहर का नज़ारा। सामने एक फ्लाईओवर दिख रहा है। लगभग 3 घंटे का हमारे सफ़र हो चुका है। बीच में हमने एक स्टॉप ओवर भी लिया था अलवर के समीप, जहां पे हमने कॉफ़ी का आनंद लिया था। दोस्तों अजमेर की स्थापना अजय पाल सिंह चौहान द्वारा 11वीं शताब्दी में की गई थी, और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे चौहान वंश की स्थापना की गई थी। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने भी यहाँ पे शासन किया, और तराइन के युद्ध में जब मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान की 1192 में हार हुई, तब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का कब्जा हुआ। और अजमेर की एक पहचान ये भी है कि यहीं पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर थॉमस रो और मुग़ल बादशाह जहांगीर की मुलाकात यहीं पे हुई थी। जैसा कि आपको पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी यहीं पर स्थित है।
दोस्तों 500 मीटर आगे जो है आगरा के लिए एग्ज़िट है, वहाँ से हम आगरा के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन हम जाएंगे सीधे जयपुर की ओर और वहाँ से सवाई माधोपुर होते हुए हम जाएंगे भोपाल के लिए। और ये देखिए यहाँ से आगरा के लिए एक एग्ज़िट है, सामने लेफ्ट में आपको दिख रहा है। दोस्तों जयपुर रह गया है मेरे लेफ्ट साइड में और अब हम बढ़ चुके हैं दौसा और कोटा के लिए। रेड और वाइट बोगनवेलिया यहाँ एक्सप्रेसवे के पार्टीशन पर लगा हुआ है, काफ़ी सुंदर ये दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दौसा, और दौसा किस लिए फेमस है ये तो आप लोग जानते ही हैं। दौसा कांग्रेस के स्वर्गीय सांसद और मंत्री राजेश पायलट जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और यहीं से उनके बेटे सचिन पायलट सांसद हैं। तो हम पहुंच चुके हैं दौसा। ये देखिए मेरे लेफ्ट में जो एग्ज़िट होगा वो है दौसा के लिए। इस सामने आपको होर्डिंग में दिख रहा है। लेफ्ट से जाएंगे तो हम पहुंचेंगे सीधे दौसा। ये देखिए हरा भरा दौसा, और उसके पीछे आपको दिख रही हैं अरावली की पहाड़ियाँ। और ये एक बार फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये लगता है हम सरिस्का आ गए हैं क्या? सरिस्का में ये बर्ड सेंचुरी जो होगी वही, हाँ भरतपुर बर्ड सेंचुरी होगी ये। यहाँ पर एक छोटा सा लेक सा है। हाँ ये देखिए, ये लिखा है ना, हाँ रिवर। अच्छा यहाँ पे एक रिवर लिखा है, मोरेल रिवर, मोरेल रिवर। ये मोरेल रिवर है, काफ़ी खूबसूरत नदी है और काफ़ी पक्षी यहाँ पर हैं इस नदी में। तो ये देखो ये बर्ड वॉचर्स उसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ये भी शायद ब्लॉगर्स हैं, और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। वो गाड़ी यही थी जो आगे गई है? नहीं, आई थिंक सही। अच्छा, अभी एक भाई साहब की गाड़ी में से आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने कहा कृपया बताइए कि हमारी गाड़ी से आवाज़ आ रही है जब भी मैं स्पीड बढ़ाता हूँ। तो उनके जो टायर के ऊपर जो मडगार्ड का फ्लैप होता है वो आवाज़ कर रहा था। तो हमने उनको बताया कि भाई आपका वो फ्लैप आवाज़ कर रहा है, उसके स्क्रू ढीले हो गए। तो बेचारे वो बड़े खुश हुए कि हमने उनकी एक छोटी सी मदद की। और सवाई माधोपुर यहाँ से 67 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे हम अपनी गाड़ी को चार्ज कराएंगे। एक बार फिर देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे। ये खेत में फार्मिंग हो रही है और पीछे पहाड़, और अभी थोड़ी देर पहले निकली है मोरल नदी। तो ये नज़ारे जो है मुंबई एक्सप्रेसवे के काफ़ी दर्शनीय हैं, काफ़ी सुंदर हैं। और ये सामने एक बार फिर मुंबई एक्सप्रेसवे। यहाँ पे एक चार्जिंग स्टेशन पर आए थे, और जैसे ही हमने अपनी गाड़ी चार्जिंग पर लगाई और यहाँ पे लाइट चली गई। अभी हालांकि लाइट आ चुकी है, अब देखते हैं कि गाड़ी चार्ज होती है कि नहीं। अच्छी बात यह है कि 90 किलोवाट का चार्जर है। ये हमारी गाड़ी चार्जिंग पर लग चुकी है, अभी सिर्फ 20% चार्ज रह गया है। और यहाँ पे एक अर्बन ढाबा भी है, यहीं पे हम लंच करेंगे और उसके बाद अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। फ्रेंड्स हमारी गाड़ी चार्जिंग में लग चुकी है और अब हम आ चुके हैं अर्बन ढाबे में। यहाँ पर हमने ऑर्डर किया है दाल और जीरा राइस, साथ में छाछ। जब तक हमारा फूड कंप्लीट होता है तो मुझे आशा है कि हमारी गाड़ी जो कि लगभग 23% से चार्ज होना शुरू हुई थी, लगभग 80% से ऊपर चार्ज हो जाएगी। चलिए करते हैं लंच और फिर आपको बताते हैं आगे के हमारे सफ़र के बारे में। गाड़ी हमारी ऑलमोस्ट चार्ज हो चुकी है। देखते हैं मीटर में कितना % बचा है। दोस्तों ओनली पर हमने एक स्टॉप ओवर लिया और वहाँ पर हमने अपनी गाड़ी को चार्जिंग में लगाया
लगभग 1:30 बजे हमने गाड़ी को चार्जिंग में लगाया, जो कि 22% से 99% तक चार्ज हो गई लगभग 2:30 बजे तक। लेकिन बोनली में जिस अर्बन ढाबे में हमने अपना लंच लिया उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसकी सर्विसेज जो थी काफ़ी पुअर थी और काफ़ी टाइम लगाया उस ढाबे ने हमें फूड सर्व करने में। और भी मतलब वहाँ पे जो उनके वेटर्स वगैरह थे उनकी भी संख्या काफ़ी कम थी, तो इसलिए यदि आप कभी यहाँ पे बोनली में रुकें लंच वगैरह के लिए तो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको समय लग सकता है। और जो चार्जिंग स्टेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जियो BP का चार्जिंग स्टेशन है और ये चार्जिंग स्टेशन काफ़ी कॉस्टली है। लगभग 26 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपको अपनी गाड़ी को चार्ज करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ आगे हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। एक बार फिर देखिए यहाँ मेरे बाईं ओर पीली सरसों के खेत जो कि काफ़ी लुभावने लग रहे हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इनको देख करके मन खुश हो जाता है। इस हाईवे पर हमें ट्रक्स काफ़ी कम संख्या में देखने को मिले हैं। ये पहली बार है जब यहाँ 3, 4, 6 ट्रक बिल्कुल एक ही कतार में जाते हुए दिख रहे हैं। तो अभी तक मेरे ब्लॉग में आपने देखा होगा कि कहीं भी आपको इतनी संख्या में ट्रक इस हाईवे पर अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन अब हम आ चुके हैं बनास नदी के करीब और थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ बनास नदी का एक विहंगम दृश्य। ये देखिए मेरे लेफ्ट साइड में बनास नदी। इस हाईवे पर हमें ट्रक्स काफ़ी कम संख्या में देखने को मिले हैं। ये पहली बार है जब यहाँ 3, 4, 6 ट्रक बिल्कुल एक ही कतार में जाते हुए दिख रहे हैं। तो अभी तक मेरे ब्लॉग में आपने देखा होगा कि कहीं भी आपको इतनी संख्या में ट्रक इस हाईवे पर अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन अब हम आ चुके हैं बनास नदी के करीब और थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ बनास नदी का एक विहंगम दृश्य। ये देखिए मेरे लेफ्ट साइड में बनास नदी। ये देखिए बनास नदी जिसका पार्ट काफ़ी चौड़ा है, लेकिन नदी में पानी की जो मात्रा है वो काफ़ी कम दिखाई दे रही है। और इसी के किनारे पे एक घना जंगल आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए घना जंगल बनास नदी के किनारे। दोस्तों आगे आने वाला है सवाई माधोपुर। वहाँ से हम लेफ़्ट लेकर के जाएंगे कोटा की ओर। और मुझे लगता है कि ये मुंबई एक्सप्रेस हाईवे सवाई माधोपुर से हमें छोड़ना पड़ेगा। ये सामने आपको होर्डिंग में लिखा हुआ दिख रहा है, लेफ़्ट के में जो एग्ज़िट है वो है सवाई माधोपुर के लिए और हम जाएंगे सवाई माधोपुर की ओर। तो दोस्तों मुंबई एक्सप्रेस वे को छोड़ करके हम प्रवेश करने जा रहे हैं सवाई माधोपुर के भीतर। और सवाई माधोपुर के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस शहर की स्थापना सवाई माधो सिंह ने की थी सन 1763 में। और सवाई माधोपुर रणथंबोर नेशनल पार्क और रणथंबोर फोर्ट के लिए विख्यात है। और जो रणथंबोर फोर्ट है वो यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। तो हम प्रवेश करने जा रहे हैं सवाई माधोपुर शहर के भीतर और यहाँ से हम सीधे जाएंगे कोटा की दिशा में। ये पहला बोर्ड है जिसमें लिखा है भोपाल 415 किलोमीटर। तो देखकर बड़ी खुशी हुई कि अब हमारा भोपाल जो है मात्र 400 किलोमीटर रह गया है। दिन के 3:30 बज चुके हैं और हम गुजर रहे हैं इंदरगढ़ शहर से। शहर नहीं, इसको कस्बा कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पर ट्रक्स का ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि सामने से कितनी ज़्यादा संख्या में ट्रक्स आ रहे हैं हमारे सामने भी, और सामने से जो आने वाला ट्रैफिक है काफ़ी संख्या में भारी ट्रक्स आ रहे हैं। ये देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ से ट्रक्स गुजर रहे हैं। हमारे सामने भी आपको
ट्रक्स जाते हुए दिखाई देंगे। अभी तक सड़क भी काफ़ी ख़राब थी, अभी ये कुछ ठीक ठाक सड़क दिखाई दे रही है। देखते हैं कितनी दूर तक ये सड़क अच्छी अवस्था में है, क्योंकि अभी पीछे हम जो सड़क छोड़ के आ रहे हैं वो काफ़ी ख़राब स्थिति में थी और वहाँ पे ट्रक्स का ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा था। शाम के 4 बज चुके हैं और हम लोग हैं लालसोट कोटा हाईवे पर। इस टोल पर हमें काफ़ी समय लग गया था। हम इंदरगढ़ पहुंचने वाले हैं और ये सामने आप देखिए एक ओवरलोडेड गाड़ी जा रही है। यहाँ भी काफ़ी संख्या में ट्रक्स आ रहे हैं। ये देखिए गाँव के बीच में एक छोटा सा कस्बा है इंदरगढ़, और ये सामने जो भारत सरकार सेवा गाड़ी जा रही है, इसने टोल पर काफ़ी समय ले लिया, जिससे काफ़ी लंबी लाइन पीछे लग गई। दोस्तों, ये पीछे आपको दिख रहा है इंदरगढ़ का किला, और ये किले की दीवार देखिए, दिखाता हूँ आपको ये पूरे किले की दीवार, और ये पीछे पहाड़ी पर बना हुआ है इंदरगढ़ का किला। ये देखिए, जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये इंदरगढ़ जो जगह है यहाँ राजस्थान में, ये जगह मुझे काफ़ी खूबसूरत लगी। इसके चारों ओर जो है सुंदर पहाड़ हैं, और बीच में से ये गुजरती हुई स्टेट हाईवे की रोड है, ये देखिए, और ये चारों ओर पहाड़ी इलाका है। काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये इस ट्रक के पीछे लिखा है, मैं भी देखूंगी जीरा हेड़ा कैसा गांव। कृपया बताइए ये जीरा हेड़ा है कहाँ, और क्या ये बहुत ही फेमस गांव है? कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारी लगभग 375 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। सुबह 9 बजे हम द्वारका सेक्टर 10 दिल्ली से निकले थे भोपाल के लिए, और जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 375 किलोमीटर का सफ़र हम तय कर चुके हैं, और अभी गुजर रहे हैं इंदरगढ़ शहर से, जो कि यहाँ राजस्थान में है, और काफ़ी खूबसूरत इलाका है ये। मैंने अभी आपको यहाँ का किला दिखाया था, और इसके आसपास की खूबसूरत पहाड़ियाँ दिखाई थी। तो चलिए चलते हैं, आगे का सफ़र कैसा रहता है। हम पहुँच चुके हैं मेज नदी के करीब, और ये मैं आपको दिखाता हूँ मेज नदी। वाह, क्या सुंदर दृश्य है। ये मेज डैम है, मेज डैम एक स्टॉप डैम है। तो इधर ये देखिए रेलवे ब्रिज दिख रहा है। ये है मेज नदी, जो कि यहाँ बूंदी कोटा में है, जिसे कि सीमेंट नगरी भी कहा जाता है। लेकिन ट्रैफिक काफ़ी ख़राब है, आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ से ट्रक्स जा रहे हैं, और रोड भी कई जगह पर ख़राब है। बाद भी रोड की हालत मेज नदी को पार करने के तुरंत बाद ही एक फ्लाईओवर सा आया है, और देखिए कितनी ख़राब रोड है, कितनी धूल भरी रोड है, और इसमें कितने ट्रक्स यहाँ से गुजर रहे हैं। काफ़ी ख़राब हालत है इस रोड की, दयनीय स्थिति है। तो मेरा राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा जी से अनुरोध है कि इस ओर कुछ कदम उठाएं, क्योंकि इससे यातायात का उपयोग करने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए काफ़ी ख़राब स्थिति है। इस 21वीं सदी में हमारे देश में रोड की ये हालात हैं। देखिए साहब, रोड मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। दोस्तों, हम आ चुके हैं वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर। ये सामने देखिए दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे है ये, और यहाँ से हम आगे जा रहे हैं भोपाल की ओर। हालांकि ये स्ट्रेच छोटा सा है, हमें इसे आगे जा कर के छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें जाना है भोपाल, और ये जा रहा है वडोदरा के लिए। काफ़ी सुंदर एक्सप्रेसवे ये है। ये देखिए हरे भरे खेत,
और सामने एक और टॉल। शाम के बज गए 4:30 और सामने देखिए बूंदी 107, मुंबई 938 किलोमीटर। और हम हैं दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर। और ये भी 8 लेन एक्सप्रेसवे है। काफ़ी सुंदर तरीके से इसको बनाया है, जैसे कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे है उसी तर्ज पर इसे भी बनाया गया है। एक शानदार जंगल है और हम एक ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं और नीचे से एक नदी गुजर रही है। और ये देखिए, जूम करके दिखाता हूँ, काफ़ी शानदार घना जंगल है ये। सामने बोर्ड पर आपको दिख रहा है बूंदी 97 किलोमीटर और वडोदरा 497 किलोमीटर। लेकिन हम कोटा को बाईपास करते हुए जाएंगे भोपाल की ओर। गाड़ी का स्पीड टेस्ट अभी हमने किया और गाड़ी 153 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो जहाँ तक विंडसर ईवी का सवाल है, ये अपनी स्पीड टेस्ट में पास होगी। दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत दृश्य है ये मुंबई दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे का। शाम ढलने वाली है, लगभग 5 बजने में 10 मिनट हैं। और अब कुछ गाड़ियां यहाँ एक्सप्रेसवे पे दिखनी शुरू हुई हैं, लेकिन अभी तक तो इस एक्सप्रेसवे पे इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिख रही थी। अभी मेरे सामने 4 गाड़ियां जा रही हैं और 2 ट्रक मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां इस एक्सप्रेसवे पे दिखाई दे रही हैं। सूरज की रोशनी सफ़ेद से सुनहरी हो चुकी है और सामने सिटिज पर आपको सुनहरी रोशनी दिखाई दे रही है जो ढलते हुए सूरज की है। और 16 किलोमीटर के बाद हम आ जाएंगे स्टेट हाईवे पर। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हम इस एक्सप्रेसवे पर डिस्टेंस कवर कर दें। आगे से हम लेफ़्ट लेंगे और जाएंगे कोटा की ओर। मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे हम यहाँ पर छोड़ करके कोटा की ओर डाइवर्ट होंगे। दोस्तों, कोटा से झालावाड़ जाते समय एक दारा करके एक जगह है, वहाँ पर काफ़ी जाम लगा हुआ था। लगभग 30 मिनट का जाम था। तो इसलिए हमने दूसरे रूट से जाने का फ़ैसला किया, जो कि खानपुर करके एक जगह है वहाँ से, और अकलेरा करके एक स्थान है, वहाँ से जाने का निर्णय लिया। लेकिन अभी दिक्कत ये हो गई है कि हमारी गाड़ी का चार्ज बस 27% बचा हुआ है और यहाँ पर कहीं चार्जर नहीं मिल रहा है। एक जगह चार्जर मिला था, लेकिन वहाँ पर भी फॉल्ट आ गया है और गाड़ी चार्ज नहीं हो रही है। तो हम बड़ी परेशानी में फंस गए हैं। देखना है कि आगे हमें कहीं चार्जर मिलता है कि नहीं। ये HP का चार्जिंग स्टेशन है। ये यहाँ पर जो पेट्रोल पंप पर भैया हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक कोई भी गाड़ी चार्ज नहीं हो पाई है। तो मेरा HP कंपनी से अनुरोध है कि कृपया अपने चार्जिंग स्टेशन को दुरुस्त रखें, ताकि हमारी जैसी समस्या किसी और गाड़ी चालक को उठाने की दिक्कत ना हो। ये देखिए दोस्तों, हमारी गाड़ी में मात्र 27% चार्ज बचा है। केबल कनेक्टेड दिखा रही है। बेटा अभी प्रयास में लगा हुआ है कि किसी न किसी तरह से गाड़ी में चार्जिंग शुरू हो जाए। पेट्रोल पंप का जितना भी स्टाफ था वो सब यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। पेट्रोल पंप वालों का कहना है कि आप जो है कॉल सेंटर को एक बार फ़ोन कर लें। मैं आ चुका हूँ गुलमोहर चौराहे पे और यहाँ पे मेरे साथ में है श्री रमेश चंद। इनके यहाँ पे ये चाय की और सब्जी की दुकान है। अभी देखो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और हमें चार्जिंग स्टेशन तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसी बीच मैंने सोचा कि चार्जिंग स्टेशन हम ढूंढते हैं, मोबाइल पे सर्च करते हैं कि कहाँ पर है, और तब तक हम चाय का लुत्फ़ उठा लें।
ये चाय बनकर तैयार है। डिस्पोजेबल है आपके पास? डिस्पोजेबल? हाँ। तो डिस्पोजेबल में हम चाय लेके वापस गाड़ी में बैठते हैं। दोस्तों रात के 7 बज गए हैं और हम जो है डाइवर्टेड रूट से चले गए, क्योंकि जो प्रॉपर रूट था उस पर 30 मिनट स्लोअर बता रहा था, तो हमने डाइवर्टेड रूट से चले गए कि हम 30 मिनट फास्टर हो जाएंगे, लेकिन हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके कारण जो है हमें देखिए किस प्रकार के रास्तों से गुजरना पड़ रहा है, और यहाँ पे कहीं ईवी चार्जिंग स्टेशन भी नहीं है, और हमारी गाड़ी का चार्ज जो है सिर्फ 20% बचा है, ओनली 20%। और यहाँ पर ये रोड बन रही है और हम जा रहे हैं झालावाड़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी चार्जिंग स्टेशन नहीं है और हमें उम्मीद है कि झालावाड़ में चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पर और देखिए हमारी जर्नी को। ये अभी हम घाट सेक्शन से गुजर रहे हैं और हम जा रहे हैं झालावाड़ की ओर ईवी स्टेशन ढूंढने, क्योंकि हमारी जो बैटरी की जो रेंज है वो अब ओनली 17% बची है। और सामने एक और ईवी जा रही है, राजस्थान RJ17। ये वही वाली तो नहीं है गाड़ी? अच्छा, ये एक गाड़ी टाटा पंच हमें ईवी स्टेशन पे मिली थी, हमें लगा शायद वो गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी नहीं है, ये दूसरी गाड़ी है। और ये घाट सेक्शन से हम गुजरते हुए, काफ़ी लंबा चौड़ा घाट सेक्शन है, तो काफ़ी आज परेशानी हो गई है हमें, क्योंकि यहाँ ईवी स्टेशन कहीं हमें मिल नहीं रहा है और हम काफ़ी देर से भटक रहे हैं, क्योंकि हमने गलत रूट ले लिया था ताकि समय बचाने के हिसाब से, लेकिन समय बचाने के बजाय हमारा और अधिक समय लग गया इसमें। आधा घंटा बचाने की कोशिश में हमारे लगता है कि 2 घंटे वेस्ट हो चुके हैं और अभी तक हमें ईवी चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला है। तो उम्मीद है हमें कि झालावाड़ में हमें चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखिए मेरी आगे की जर्नी को, जो कि मैंने शुरू की थी आज सुबह 9 बजे दिल्ली से, और मेरी ये यात्रा रहेगी भोपाल तक। भोपाल 242 किलोमीटर, बड़ी खुशी हुई होर्डिंग देखकर। तो फाइनली दोस्तों हम एक ईवी चार्जिंग स्टेशन पर आ चुके हैं। ये जगह झालावाड़ के पास है और अभी आदित्य गाड़ी को चार्जिंग में लगाने का काम कर रहे हैं। ये उन्होंने केबल कनेक्ट कर दी है। अब हम डिस्प्ले पे देखते हैं केबल कनेक्ट हो गई है कि नहीं। डिस्प्ले आ गया है केबल कनेक्टेड। चलिए होपफुली गाड़ी चार्ज हो जाएगी। आदित्य सुबह से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली से, लगभग 550 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं। ओनली 9% बैटरी बची थी। देखिए दोस्तों गाड़ी में सिर्फ 9% बैटरी बची थी। अभी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है और 10% हो चुकी है बैटरी। तो दोस्तों आखिरकार हमारी गाड़ी यहाँ पर चार्जिंग में लग चुकी है। ये है पोरवाल सर्विस स्टेशन। ये भारत पेट्रोलियम का सर्विस स्टेशन है। जगह असनावर, ज़िला झालावाड़ में है ये। तो दोस्तों रात के 8:45 बज चुके हैं और हमारी गाड़ी लगभग 94% चार्ज हो चुकी है और भोपाल यहाँ से 235 किलोमीटर दूर है। अभी हम हैं झालावाड़ में, ज़िला झालावाड़ राजस्थान में, और यहाँ से अब हम बढ़ते हैं अपने गंतव्य की ओर, अपने घर की ओर, भोपाल के लिए। बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखिए हमारी इस जर्नी को। तो गाड़ी चार्ज करके आदित्य बैठ चुके हैं और लॉन्ग डे, पूरा लंबा दिन हो चुका है और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे भोपाल के लिए। तो दोस्तों अल्टीमेटली हम मध्य प्रदेश की धरती में प्रवेश कर चुके हैं और अब यहाँ से आगे जा रहे हैं ब्यावरा के लिए, और वहाँ से हम ब्यावरा तिराहे से जो है सीधे लेफ़्ट लेकर के जाएंगे भोपाल के लिए। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पर। तो दोस्तों ब्यावरा तिराहे से हम अब चल पड़े हैं नरसिंहगढ़ की ओर, वहाँ से भोपाल के लिए। तो
और रात के आप देख रहे हैं बज रहे हैं 10:30 और अभी हमें दिल्ली से चले हुए 13.5 घंटे हो चुके हैं और विंड स्क्रीन पे आपको थोड़ा फॉगीनेस दिख रही होगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस ब्लॉग को यहाँ तक देखा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे अंत तक और देखिए मैं कितने बजे तक भोपाल पहुँच पाता हूँ। रात के बज चुके हैं 10:54 और हम पहुँच चुके हैं नरसिंहगढ़। और ये सामने एक चाय की दुकान है, उप सरपंच गुड़ की चाय। ये दुकान नंबर है 732। काफ़ी सुंदर चाय की दुकान दिख रही है। अभी आदित्य गए हैं चाय लेने के लिए और यहाँ से चाय पीने के बाद फिर हम जाएंगे भोपाल के लिए। और अभी देखिए भोपाल दिखा रहा है 81 किलोमीटर और समय बता रहा है रात को 12:31। आ गई है चाय। अब हम देखते हैं चाय कैसी है। गर्म हो रही है आराम से, ऐसे नीचे से पकड़ो ऐसे। हाँ तो गर्म चाय। दोस्तों चाय पी के मन प्रसन्न हो गया और शरीर में एक नई जान आ गई है और मैं बहुत तरावट महसूस कर रहा हूँ। अब चलते आगे बढ़ते हैं भोपाल की ओर और बने रहिए मेरे ब्लॉग पर। और आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं भोपाल शहर के भीतर और दिल्ली से निकले हुए हमें लगभग 15 घंटे हो चुके हैं और इन 15 घंटों में हमने 800 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। और ये 800 किलोमीटर का सफ़र 15 घंटों में तय करते हुए अब हम झीलों की नगरी भोपाल के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं लाल घाटी एरिया में। भोपाल एयरपोर्ट हमारे पीछे छूट चुका है। सामने होर्डिंग पर देखिए लाल घाटी और न्यू मार्केट और वीआईपी रोड बिल्कुल सीधे। थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे लाल घाटी, वहां से हम वीआईपी रोड से जाएंगे न्यू मार्केट की ओर। दोस्तों जैसे मुंबई के बारे में कहा जाता है कि मुंबई कभी सोती नहीं है, रात भर जागती है, उसी प्रकार भोपाल भी रात में कभी सोता नहीं है, देर रात तक जागता रहता है। आप देखिए यहाँ की दुकानें, अभी रात के 12:10 हो चुके हैं लेकिन यहाँ की दुकानें खुली हुई हैं और यहाँ चाय की दुकानों में आपको भीड़ देखने को मिल जाएगी। और हम पहुँच चुके हैं लाल घाटी चौराहे पर। ये देखिए यहाँ से राइट साइड से ये ट्रैफिक आ रहा है, ये इंदौर से आ रहा है, सीहोर से, और हम जाएंगे सीधे वीआईपी रोड की ओर। ये देखिए स्क्रीन पर भी आपको भोपाल का बड़ा तालाब दिख रहा है। जय श्री और अभी मैं आपको रियल में भोपाल का बड़ा तालाब दिखाऊंगा। ये है भोपाल की खूबसूरत वीआईपी रोड। यह है भोपाल का खूबसूरत बड़ा तालाब। सामने है भोपाल के संस्थापक राजा भोज की विशालकाय आदमकद प्रतिमा, जो कि परमार वंश के राजा थे जिन्होंने भोपाल शहर को स्थापित किया था। और ये सामने आपको दिख रहा है राजा भोज सेतु, केबल स्टे ब्रिज के रूप में, जो कि इस शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाता है। हम आ चुके हैं भोपाल के कमला पार्क एरिया में। मेरे लेफ्ट साइड में है रानी कमलापति का महल और राइट साइड में है बड़ा तालाब और शीतल दास की बगिया।
मेरे राइट हैंड साइड पर। और अब हम सीधे जा रहे हैं न्यू मार्केट की ओर। हम आ चुके हैं जीजी फ्लाईओवर पर और प्रवेश कर चुके हैं जीजी फ्लाईओवर के ऊपर। मेरे दाईं ओर आप देख सकते हैं भोपाल का फेमस डीबी मॉल। ये देखिए एक बार फिर डीबी मॉल, जो कि मध्य प्रदेश का एक सबसे लार्जेस्ट डीबी मॉल है। और ये मेट्रो स्टेशन, डीबी मॉल मेट्रो स्टेशन भोपाल में अभी 23 दिसंबर को मेट्रो का प्रारंभ हुआ है। और ये मेट्रो लाइन मेरे लेफ्ट साइड में, और सामने आप देख सकते हैं एक बार फिर जीजी फ्लाईओवर का खूबसूरत दृश्य। दोस्तों मेरे बाईं ओर आपको दिख रहा है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, और ये रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन। ये रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन की नई बिल्डिंग, और यहीं उसी के समीप बना है बंसल प्लाजा। तो दोस्तों मैं प्रवेश कर चुका हूं साकेत नगर के अंदर, और कुछ ही मिनटों में मैं पहुंचने वाला हूं अपने घर। दिल्ली से भोपाल तक की मेरी ये यात्रा लगभग 802 किलोमीटर की रही, और इसे हमने 15 घंटे 15 मिनट में पूर्ण किया है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अपने घर भोपाल साकेत नगर, और हमें 802 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 15 घंटे 15 मिनट का समय लगा। और मैं दिखाता हूं, ये मेरा घर सामने, और हमारी श्रीमती जी खड़ी हैं, और ये सामने है एम्स मेट्रो स्टेशन, और ये एम्स चौराहा। तो दोस्तों इस व्लॉग में अंत तक बने रहने का आपका हार्दिक धन्यवाद, और ऐसे ही ट्रैवल व्लॉग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल ग्लोबल यूट्यूबर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।